फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, हम कर रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहले पार्ट के अंदर हमने 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर किया था। आज हम करेंगे 4th अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब होता है ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मीन्स कि अकाउंट्स के अंदर आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, आप सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हो जिनको आप मनी की टर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हो, जिनको आप मनी यानी कि जिनकी आपकी नज़र में पैसे में वैल्यू है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपने रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके बिजनेस के लिए कोई भी मशीन परचेज करी है, उस मशीन की वैल्यू है 8 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 8 लाख रुपीज़ यहाँ पे प्राइस आ रहा है, मनी आ रहा है, तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 चेयर्स परचेज करें अपने बिजनेस के लिए जिनकी वैल्यू है 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो है वो मनी आ रही है, यानी कि आपने 20,000 रुपीज़ जो है क्या करें, स्पेंड करे हैं, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को लिखोगे। वहीं पर जैसे अगर आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में, आपके वर्कर्स के बीच में लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है, लड़ाई का इम्पैक्ट क्या पड़ा कि प्रोडक्शन रुक गई, सेल्स रुक गई, कंपनी का जो काम है वो बंद हो गया, बट उस चीज़ का इम्पैक्ट भी आपके बिजनेस के ऊपर पड़ा कि प्रोडक्शन नहीं हो रही है या फिर सेल नहीं हो रही है, तो प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। बट इस चीज़ को आप अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई हुई है तो उसका इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट तो पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर, बट उसको आप मनी के टर्म के अंदर मेजर नहीं कर सकते कि एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई हुई, उसकी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो काम रुक गया और उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। नहीं, आप इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वहीं पर अगर आपके एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दिया, एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक करी 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसका काम बिल्कुल बंद हो गया, काम बंद हो गया, तो जो प्रॉफिट है कंपनी का वो कम आया। बट इस चीज़ को आप अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को आप मनी के अंदर मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपको यही बोलता है कि सिर्फ आप उन्हीं इवेंट्स को, उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे जिसको आप क्लियरली मनी की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी बिल्डिंग परचेज करी है ऑफिस वर्क के लिए, तो उस बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है, तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जांपल, आपका जो बिजनेस है उसने ऑफिस के लिए, ठीक है, कंप्यूटर परचेज किया है, उस कंप्यूटर की वैल्यू है 50,000 रुपीज़, आप उसको परचेज करोगे। तो समझ आई मेरी बात। नेक्स्ट है 5th अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? अब देखना, नॉर्मली अगर हम किसी भी पर्सन से पूछे जिसके पास कॉमर्स नहीं है, तो वो क्या अगर उससे हम पूछेंगे कि बताओ न्यू ईयर कब स्टार्ट होता है, तो वो बोलेगा 1 जनवरी को न्यू ईयर स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को जो मतलब जो एंड होता है ईयर का, वो एंड होता है। बट अगर यहीं पर हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट से पूछेंगे कि बताओ अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है, या कभी किसी बिजनेस का जो है वो अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होगा, तो आपने हमेशा याद रखना है बिजनेस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर जो बेसिकली आपका जो अकाउंट्स बनाने का जो टाइम है वो 1 अप्रैल को तो स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च को वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। यानी कि जब भी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेगा, तो वो जब अपने बिजनेस के अकाउंट्स को बनाना स्टार्ट करेगा, वो 1 अप्रैल को बनाना स्टार्ट करेगा और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को जो उसने अकाउंट्स बना लिए हैं, जब वो साल के आखिरी में प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा, बैलेंस शीट को मैच करेगा, तो वो कौन सी डेट को करेगा, 31 मार्च को करेगा। यानी कि 1 अप्रैल होता है बिगनिंग और जो 31 मार्च होती है वो क्या होती है, क्लोजिंग। तो अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट क्या होता है कि पूरे 12 मंथ्स तक जो है आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हो, जो कि आप स्टार्ट करते हो 1 अप्रैल को हर साल, और आप एंड में यानी कि 31 मार्च को आप ये कंपेयर करते हो, आप ये निकालते हो कि आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर कितना लॉस वो सफ़र कर रहा है, बिजनेस ने ग्रोथ करी है या नहीं करी, जो कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, वो कब बनाते हो आप, 31 मार्च को। नेक्स्ट है 6th प्रिंसिपल, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, मीन्स कि
अब असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड एंड परचेज। इसका मतलब है, अब देखो कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल वर्ड से ही देखो, हिस्टोरिकल वर्ड से क्या बन रहा है, हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पुरानी। तो अकाउंट्स के अंदर अब देखो, कोई भी जो बिजनेसमैन है, मान लो कोई भी ABCD पर्सन है, उसने अपने बिजनेस के अंदर कोई भी असेट परचेज करी। कब परचेज करी उसने, आज मतलब 1 अप्रैल को परचेज करी, जिस दिन उसने अपने अकाउंट्स को बनाना स्टार्ट किया था। उसने कोई भी मशीनरी परचेज करी है 1 लाख की, ठीक है, 1 अप्रैल को। बट अब उसने वो चीज़ अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ली, 1 तारीख को रिकॉर्ड कर ली। अब वो पूरी, वो जो उसने 1 लाख की मशीनरी लिखी है, वो उसके पूरा साल, और जब तक उसकी जो कंपनी है वो वाइंड अप नहीं हो जाएगी, वो कितने की चलेगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि 1 लाख की ही वो उसके अंदर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब उसने 1 तारीख को असेट परचेज करी है 1 लाख रुपीज़ की। जब वो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जब वो मशीनरी की वैल्यू को दिखाएगा, तो वहाँ पर उसकी मशीनरी की वैल्यू क्या आएगी, 1 लाख रुपीज़ ही वहाँ पर वो शो होएगी। बल्कि उस टाइम, अब 12 महीने बाद क्या उस मशीन की वैल्यू उतनी ही होएगी, कम नहीं होगी। इतना तो आप भी जानते हो कि सिर्फ बिल्डिंग को छोड़ के, यानी कि प्रॉपर्टी को छोड़ के, बाकी आप कोई भी चीज़ ले लो, सबके जो प्राइजेज हैं वो क्या होते हैं, डाउन होते हैं। तो जो चीज़ आज आपने 1 लाख की ली है, ठीक है, कल को वो क्या हो जाएगी, कम ही प्राइस पे जाएगी। फॉर एग्जांपल, आज आपने कोई भी कार परचेज करी है 10 लाख रुपए की, 2 महीने बाद क्या उसकी 10 लाख रुपए वैल्यू होएगी, नहीं, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर जो चीज़ें हैं, जो असेट होती हैं, उनको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बल्कि हमें उसको किस हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए, जो करंट में मार्केट प्राइस चल रहा है। यानी कि 1 अप्रैल को उसने रिकॉर्ड करी 1 लाख की, जब वो 31 मार्च को अपने अकाउंट्स को क्लोज करेगा, तो वहाँ पे भी वो उस चीज़ को 1 लाख रुपए की क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। बल्कि वहाँ पर उसको कितने की दिखानी चाहिए, जो उसका उस टाइम पर मार्केट में प्राइस है, यानी कि 80,000 70,000। तभी तो एक्चुअल के अंदर जो बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न कर रहा है बिजनेस, लॉस सफ़र कर रहा है बिजनेस, वो दिखाएगा। बट ऐसा कि बिजनेस के अंदर नहीं करते हैं। बिजनेस का ये जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इसका सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, मेन लिमिटेशन है, वो यही है कि जो हम अकाउंट्स के अंदर एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू के ऊपर। अब कई बच्चे कहेंगे, नो मैम आपने गलत बताया, यहाँ पे डेप्रीसिएशन भी तो हम लगाते हैं। हाँ जी, हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं, बट डेप्रीसिएशन जो है हम उसका अलग से क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। जैसे प्रोविजन एंड रिजर्व बनाते हैं ना, तो डेप्रीसिएशन का अलग से प्रोविजन एंड रिजर्व बनता है। बट बैलेंस शीट के अंदर वो चीज़ क्या हो जाती है, सेम उसी प्राइस के ऊपर एक बार तो आप उसको शो करते हो कि 1 लाख वैल्यू इसकी मशीनरी थी, मशीन की वैल्यू ये थी, या बिल्डिंग की वैल्यू ये थी, इसके ऊपर हमने डेप्रीसिएशन लगा दिया, तो वो डेप्रीसिएशन इतना था, वो माइनस करते गए। तो डेप्रीसिएशन का रेट भी आप ही डिसाइड करते हो, कितने साल तक लगाओगे वो भी आप ही डिसाइड करते हो। तो वो जो चीज़ है वो अलग है। मेन चीज़ क्या है कि जब जो भी चीज़ आप अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको आप जिस टाइम आपने उसको परचेज किया था उसी प्राइस पे आप उसको रिकॉर्ड करते हो, ना कि आप उसको मार्केट प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करते हो। आई होप आपको ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।